वरदा सुंदरी का चित्त जैसे गोरा से विमुख था, वैसे ही हारान भी उनके विशेष प्रिय नहीं थे। इन दोनों की बहस जब उनके लिए बिल्कुल असह्य हो गई, तब उन्होंने विनय बाबू को संबोधित कर कहा, चलिए विनय बाबू, हम लोग कमरे में चले। वरदा सुंदरी का यह स्नेहपूर्ण पक्षपात स्वीकार करके विनय को बेबस होकर छत से कमरे में जाना पड़ा। लड़कियों को भी वरदा सुंदरी ने बुला लिया। सतीश बहस की गति देखकर पहले ही मूंगफली का अपना हिस्सा लेकर और कुत्ते खुद्दे को साथ लिए वहां से जा चुका था। वरदा सुंदरी विनय के सामने अपनी लड़कियों के गुण सुनाने लगी। लावण्य से बोली, अपनी वह कॉपी लाकर विनय बाबू को दिखाना। नए परिचितों को अपनी कॉपी दिखाने का लावण्य को अभ्यास हो गया है। यहाँ तक कि मन ही मन वह इसकी राह देखती रहती है। आज बहस उठ खड़ी होने के कारण वह कुंठित सी हो गई थी। विनय ने कॉपी खोलकर देखी। उसमें अंग्रेजी कवि मूर और लॉन्गफेलो की कविताएं लिखी हुई थी। हाथ की लिखावट परिश्रम और सुघड़ता का परिचय दे रही थी। कविताओं के शीर्षक और प्रथमाक्षर रोमन शैली में लिखे गए थे। विनय के मन में कॉपी देखकर वास्तविक विस्मय हुआ। उन दिनों मूर की कविता कॉपी में नकल कर सकना लड़कियों के लिए कम बहादुरी की बात नहीं थी। विनय का मन प्रभावित हो गया है। यह देखकर वरदा सुंदरी ने उत्साह से मंझली लड़की से कहा, ललिता, तू बड़ी लक्ष्मी बेटी है, जरा अपनी वह कविता। रुखाई से ललिता ने कहा, नहीं माँ, मुझसे नहीं बनेगा, वह मुझे अच्छी तरह याद नहीं। यह कहकर वह दूर खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर सड़क की ओर देखने लगी। वरदा सुंदरी ने विनय को समझाया, इसे याद सब कुछ है, किंतु बड़ी घुन्नी है, अपनी विद्या को प्रकट नहीं करना चाहती। उन्होंने ललिता की आश्चर्यजनक विद्या बुद्धि का परिचय देने के लिए 2-1 घटनाओं का हवाला देकर कहा, ललिता बचपन से ही ऐसी है। रुलाई आने पर उसकी आंखों में आंसू भी आते थे। इस मामले में उसके स्वभाव की पिता से तुलना भी उन्होंने की थी। अब लीला की बारी आई। उसे कहते ही वह पहले तो खिलखिलाकर हंसती रही, फिर धड़ाधड़ एक ही सांस में चाबी की गुड़िया की तरह बिना अर्थ समझे हुए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कविता सुना गई। अब संगीत विद्या का परिचय देने का समय आ पहुंचा है, यह समझकर ललिता कमरे से बाहर चली गई। अब तक बाहर छत पर बहस तेजाबी हो उठी थी। गुस्से में आकर हारान तर्क छोड़कर गालियों पर उतर आने को हो रहा था। हारान की अशिष्टता से लज्जित और विरक्त होकर सुचरिता गोरा का पक्ष लेने लगी थी। यह बात भी हारान के लिए सांत्वना देने वाली नहीं थी। आकाश में कालिमा और सावन के मेघ घने हो गए। सड़क पर बेला की फूलों की हाँक लगाते हुए फेरी वाले निकल गए। सामने सड़क के कृष्णचूड़ पेड़ के पत्ते में जुगनू चमकने लगे। उनके साथ के घर के पोखर के पानी पर एक घनी काली परत छा गई। परेश बाबू उपासना पूरी करके फिर छत पर आ गए। उन्हें देखते ही गोरा और हारान दोनों झेप कर चुप हो गए। खड़े होकर गोरा ने कहा, रात हो गई, अब चलूं। विदा लेकर विनय भी कमरे से बाहर छत पर आ गया। परेश बाबू ने गोरा से कहा, तुम्हारी जब मर्जी हो यहाँ आना। कृष्णदयाल मेरे भाई के बराबर है, अब उनसे मेरा मत नहीं मिलता, मुलाकात भी नहीं होती। चिट्ठी पत्री बंद है, लेकिन बचपन की दोस्ती नस नस में बस जाती है। कृष्णदयाल के नाते तुमसे भी मेरा बड़ा निकट का संबंध है। ईश्वर तुम्हारा मंगल करे। परेश बाबू के शांत मधुर स्वर से गोरा को इतनी देर तक बहस की गर्मी मानो सहसा ठंडी पड़ गई। गोरा ने आते समय परेश बाबू के प्रति कोई विशेष आदर प्रकट नहीं किया था, किंतु जाते समय सच्ची श्रद्धा से प्रणाम करता गया। सुचरिता से किसी तरह का विदा संभाषण उसने नहीं किया। सुचरिता उसके सम्मुख है, अपनी किसी चेष्टा से इससे स्वीकार करना ही उसने अशिष्टता समझा। विनय ने परेश बाबू को झुककर प्रणाम किया और सुचरिता की ओर मुड़कर उसे नमस्कार किया। फिर लज्जित सा शीघ्रता से गोरा के पीछे पीछे उतर गया। हारान बाबू विदा लेने से बचने के लिए कमरे में जाकर मेज पर रखी हुई ब्रह्म संगीत पुस्तक उठाकर उसके पन्ने पलटते रहे। विनय और गोरा के जाते ही
हारान जल्दी से छत पर आकर परेश बाबू से बोले, देखिए, हर किसी के साथ लड़कियों का परिचय करा देना मैं सम्माननीय नहीं समझता। भीतर ही भीतर सुचरिता कुढ़ती रही थी। अब धीरज ना रख सकी, बोली, यदि पिताजी यह नियम मानते तब तो आपसे हम लोगों का परिचय ना हो पाया होता। हारान बोले, मेल जोल अपने समाज तक सीमित रखना ही अच्छा होता है। परेश बाबू बोले, पारिवारिक अंतःपुर को और विस्तार देकर आप एक सामाजिक अंतःपुर बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ लड़कियों का अलग अलग मत के लोगों से मिलना ठीक ही है, नहीं तो यह उसकी बुद्धि को जानबूझकर कमज़ोर करना होगा। इसमें भय या लज्जा का तो कोई कारण नहीं दिखाई देता। हारान, मैं यह नहीं कहता कि भिन्न मत के लोगों से लड़कियों को नहीं मिलना चाहिए, किंतु लड़कियों से कैसे व्यवहार करना चाहिए इसकी तमीज़ तक उन्हें नहीं है। परेश बाबू, नहीं, यह आप क्या कहते हैं? जिसे आप तमीज़ की कमी कहते हैं, यह केवल एक संकोच है। लड़कियों से मिले जुले बिना वह दूर नहीं होता। उद्धत भाव से सुचरिता ने कहा, देखिए पानू बाबू, आज की बहस में तो मैं अपने समाज के ही आदमी के व्यवहार से लज्जित हो रही थी। इसी बीच दौड़ते हुए आकर लीला ने दीदी दीदी कहते हुए सुचरिता का हाथ पकड़ा और उसे भीतर खींचती हुई ले गई। उस दिन बहस में गोरा को नीचा दिखाकर सुचरिता के सामने अपनी विजय पताका फहराने की हारान की तीव्र इच्छा थी। सुचरिता भी आरंभ में यही आशा कर रही थी, किंतु संयोग से हुआ इससे ठीक उल्टा ही। धार्मिक विश्वास और सामाजिक सिद्धांतों में सुचरिता की सोच गोरा से नहीं मिलती थी, किंतु अपने देश के प्रति ममता, अपनी जाति के लिए पीड़ा उसके लिए स्वाभाविक थी। यह देश के मामलों की चर्चा प्रायः करती रही हो ऐसा नहीं था, किंतु उस दिन जाति की निंदा सुनकर अचानक जब गोरा गरज उठा, तब सुचरिता के मन में उसके अनुकूल ही प्रतिध्वनि गूंज गई। इतनी पीड़ा के साथ, इतने दृढ़ विश्वास के साथ कभी किसी ने उसके सामने देश की बात नहीं की थी। साधारणतः हमारे देश के लोग अपने देश की जाति की चर्चा में कुछ दिखावे का सा भाव दिखाते रहते हैं, मानो वास्तव में वो उन पर विश्वास ना रखते हो। इसलिए कविता करते समय देश के बारे में वे जो चाहे कह दे, देश पर उनकी आस्था नहीं होती। गोरा अपने देश के सारे दुख, दुर्गति, दुर्बलता के पार एक महान सच्चाई को साक्षात देख सकता था। इसलिए देश के दारिद्र्य को अस्वीकार किए बिना भी उसमें देश के प्रति ऐसी गहरी श्रद्धा थी। देश की आंतरिक शक्ति के प्रति उसमें ऐसा अडिग विश्वास था कि उसके निकट आने पर संशय करने वाले भी उसकी दुविधाहीन देशभक्ति की ललकार सुनकर हार जाते थे। गोरा की इस अविचल भक्ति के सामने हारान के अज्ञानपूर्ण तर्क सुचरिता को निरंतर अपमान सूल से चुभ रहे थे। बीच बीच में वह झिझक छोड़कर ऊंचे भाव से हारान की दलीलों का प्रतिवादन किए बिना ना रह सकी थी। जब गोरा और विनय की पीठ के पीछे हारान ने ईर्ष्यावश भद्दे ढंग से उनकी बुराई करनी शुरू की, तब इस ओछेपन के विरुद्ध भी सुचरिता को गोरा का ही पक्ष लेना पड़ा। ऐसा नहीं था कि गोरा के विरुद्ध सुचरिता के मन में विद्रोह एकदम शांत हो गया हो। गोरा का सिर पर चढ़ने वाला उद्धत हिंदूपन अब भी उसके मन पर आघात कर रहा था। अब वह ऐसा समझ रही थी कि इस हिंदूपन के भीतर कहीं प्रतिकूलता का भाव जरूर है। वह सहज शांत भाव नहीं है, अपनी आस्था में परिपूर्ण नहीं है, बल्कि सर्वदा दूसरे के चोट को पहुंचाने के लिए कमर कसे हुए है। उस दिन शाम को हर बात में, हर काम में, यहाँ तक कि भोजन करते समय और लीला को कहानियाँ सुनाते समय भी सुचरिता के मन में कहीं गहराई में एक पीड़ा कसकती रही, जिसे वह किसी तरह भी दूर नहीं कर सकी। कांटा कहाँ चुभा है यह ठीक ठीक जानकर ही उसे निकाला जा सकता है। मन के कांटे को ढूंढ निकालने के लिए ही उस रात सुचरिता देर तक छत के बरामदे में अकेली बैठी रही। रात के अंधकार में उसने अपने मन के अकारण जलन को जैसे पोंछकर दूर कर देने की कोशिश की, किंतु कुछ लाभ नहीं हुआ। हृदय का बोझ हल्का करने के लिए उसने रोना चाहा, पर रो भी ना सकी। एक अजनबी युवक माथे पर तिलक लगाकर गया अथवा उसे बहस में हराकर उसका अहंकार नहीं तोड़ा जा सका, इसी बात को लेकर सुचरिता इतनी देर से पीड़ा पा रही थी।
इससे अधिक बेतुकी और हास्यप्रद बात और क्या हो सकती है। इन कारणों को बिल्कुल असंभव मानकर उसने मन से निकाल दिया। तब असल तथ्य उसके सामने आया। उसका स्मरण आते ही सुचरिता को बड़ी लज्जा का बोध हुआ। आज 3-4 घंटे तक सुचरिता उस युवक के सामने बैठी रही थी और बीच बीच में उसका पक्ष लेकर बहस में योग देती रही थी। फिर भी मानो उसने उसे बिल्कुल लक्ष्य ही नहीं किया। जाते समय भी जैसे उनकी आंखों ने सुचरिता को देखा ही ना हो। यह संपूर्ण उपेक्षा ही सुचरिता के मन में चुभ गई है, इसमें कोई संदेह ना रहा। दूसरे घर की लड़कियों से मेलजोल का अभ्यास ना होने से जो एक संकोच होता है, विनय के व्यवहार में जैसे संकोच का परिचय मिलता है, उस संकोच में भी एक शर्मीली नम्रता होती है। गोरा के व्यवहार में उसका लेस भी नहीं था। उसकी इस कठोर और प्रबल उदासीनता को सह लेना या अवज्ञा करके उड़ा देना सुचरिता के लिए आज क्यों असंभव हो उठा है। इतनी बड़ी उपेक्षा के बाद भी उसने स्वयं को ना रोककर बहस में भाग लिया। अपनी इस मूर्खता पर वह मानो मरी जा रही थी। हारान की थोथी दलीलों से जब एक बार सुचरिता बहुत अधिक उत्तेजित हो उठी थी, तब गोरा ने एक बार उसकी ओर देखा था। उस चितवन में संकोच का लेश मात्र भी नहीं था, किंतु उसमें क्या था यह भी समझना कठिन था। उस समय क्या मन ही मन वह कह रहा था, यह लड़की कितनी निर्लज्ज है, अथवा इसकी हिम्मत तो देखो, बिना बुलाए पुरुषों की बातचीत में टांग अड़ाने आ गई है। लेकिन उसने अगर ठीक ऐसा ही सोचा हो तो उससे क्या आता जाता है। फिर भी सुचरिता को यह सोच सोचकर बड़ी तकलीफ होने लगी। उसने सारे प्रसंग को भूल जाने की, मन से मिटा देने की चेष्टा की, पर सब व्यर्थ। तब उसे गोरा पर गुस्सा आने लगा। मन के पूरे बल से उसने चाहा कि गोरा को एक बदतमीज और उद्दंड युवक कहकर उसकी अवज्ञा कर दे, किंतु उस विशाल शरीर वज्र स्वर पुरुष की उस निसंकोच चितवन की स्मृति के सामने सुचरिता मानो अपने को बहुत तुच्छ अनुभव करने लगी। किसी भी तरह की वह अपने गौरव को अपने सम्मुख स्थापित ना कर सकी। सुचरिता को विशेष कारणों से सबकी आंखों में रहने, दुलार पाने का अभ्यास हो गया था, और मन ही मन वह यह सब चाहती रही हो ऐसा नहीं था। फिर आज की गोरा की उपेक्षा क्यों उसने इतनी असह्य जान पड़ी। बहुत सोचकर सुचरिता अंततः इस परिणाम पर पहुंची कि उसने गोरा को खास तौर से नीचा दिखाने की इच्छा की थी, इसलिए गोरा की अविचल लापरवाही से उसे इतनी चोट पहुंची। इस तरह उधेड़-बुन करते करते जब काफ़ी रात बीत गई, बत्ती बुझाकर सब लोग सोने चले गए, ड्योढ़ी का दरवाज़ा बंद करने का शब्द सूचन दे गया कि नौकर भी चौका बासन समाप्त करके सोने जाने की तैयारी कर रहा है। उसी समय रात के कपड़े पहने हुए ललिता छत पर आई और सुचरिता से कुछ कहे बिना उसके पास से होती हुई छत के एक कोने की मुंडेर के सहारे खड़ी हो गई। मन ही मन सुचरिता हंसी, समझ गई कि ललिता उस पर नाराज है। आज उसकी ललिता के पास सोने की बात तय थी। इसे वह बिल्कुल भूल गई थी, किंतु भूल गई थी कहने से जो ललिता के अपराध क्षमा नहीं कराया जा सकता, वह कैसे भूल गई। यही तो सबसे बड़ा अपराध है। समय रहते वायदे की याद दिला देने वाली लड़की वह नहीं है, बल्कि वह मन मारकर सोने भी चली गई थी। ज्यों ज्यों देर होती गई त्यों त्यों उसका आहत अभिमान और तीखा होता गया था। अंत में जब और सहना बिल्कुल असंभव हो गया, तब वह बिस्तर से उठकर बिना कुछ कहे यह जताने चली आई थी कि मैं अभी तक जाग रही हूँ। कुर्सी छोड़कर सुचरिता ने धीरे धीरे ललिता के पास आकर उसे गले लगाया और कहा, ललिता मेरी अच्छी बहन, नाराज मत हो। ललिता ने सुचरिता की बाह हटाते हुए कहा, नहीं, मैं क्यों नाराज होने लगी, तुम जाओ बैठो। सुचरिता ने उसे फिर हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, चलो भाई सोने चले। ललिता ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप खड़ी रही। अंत में सुचरिता उसे खींचती हुई सोने के कमरे में ले गई। रूंधे गले से ललिता ने कहा, तुमने इतनी देर क्यों की, पता है 11 बज गया है। मैं बराबर घंटे गिनती रही हूँ और अब तुम शीघ्र ही सो जाओगी।
ललिता को अपनी ओर खींचते हुए सुचरिता ने कहा, आज मुझसे गलती हो गई बहन। अपराध स्वीकार कर लेने से ललिता का क्रोध दूर हो गया। शांत होकर बोली, इतनी देर अकेली बैठी किसकी बात सोच रही थी दीदी? पानू बाबू की। तर्जनी से उसे मारते हुए सुचरिता ने कहा, दूर। ललिता को पानू बाबू जरा भी अच्छे नहीं लगते। यहाँ तक कि और बहनों की तरह उनकी बात को लेकर सुचरिता को चिढ़ाना भी उसे अच्छा नहीं लगता। पानू बाबू की इच्छा सुचरिता से विवाह करने की है, यह बात सोचकर ही उसे गुस्सा आ जाता है। थोड़ी देर चुप रहकर ललिता ने बात उठाई, अच्छा दीदी, विनय बाबू तो अच्छे आदमी है ना? इस प्रश्न में सुचरिता की राय जानने का ही उद्देश्य था, नहीं कहा जा सकता। सुचरिता ने कहा, हाँ विनय बाबू तो अच्छे आदमी हैं ही, बहुत ही सज्जन है। ठीक जिस ध्वनि की उम्मीद ललिता ने की थी उसी गूंज ने इस उत्तर में नहीं जान पड़ी। तब उसने फिर कहा, लेकिन जो भी कहो दीदी, गौर मोहन बाबू मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। कैसा भूरा चिट्टा रंग है, खुर्दा चेहरा है, दुनिया में और किसी को कुछ समझते ही नहीं। तुम्हें कैसे लगे? सुचरिता बोली, कट्टर हिंदूपन है। ललिता ने कहा, नहीं नहीं, हमारे मंजले काका में भी तो कड़ा हिंदूपन है, लेकिन वह तो और ढंग का है। लेकिन यह तो ना जाने कैसा है। हंसकर सुचरिता ने कहा, हाँ जरूर ना जाने कैसा है। कहते कहते गोरा की वह चौड़े माथे वाली तिलकधारी छवि का स्मरण करके उसे फिर गुस्सा आ गया। गुस्सा इसलिए कि उस तिलक के द्वार ही गोरा ने मानो अपने माथे पर बड़े बड़े अक्षरों में यह लिख रखा है कि मैं तुमसे अलग हूँ। इस अलगाव के प्रचंड अभिमान को धूल धूसरित करके ही सुचरिता के जी की जलन मिट सकेगी। धीरे धीरे बातचीत बंद हो गई और दोनों सो गई। रात के 2 बजे सुचरिता ने जागकर देखा, बाहर झमाझम बारिश हो रही है और बार बार बिजली की चमक उनकी मसहरी को भेद कर भीतर कौंध जाती है। कमरे के कोने में जो दिया रखा था वह बुझ गया है। रात की निस्तब्धता और अंधकार में अविराम वर्षा के शब्द के साथ सुचरिता के मन में फिर वही वेदना जाग उठी। करवट अदल बदल कर उसने सोने की बड़ी कोशिश की। पास की गहरी नींद में डूबी हुई ललिता को देखकर उसे ईर्ष्या भी हुई, किंतु किसी तरह नींद में डूबी ऊब कर बिस्तर छोड़कर वह बाहर निकल आई। खुले दरवाजे के पास खड़ी होकर छत की ओर देखने लगी। बीच बीच में हवा के झोंके से एक हल्की बौछार उससे टकरा जाती। शाम की सारी बातें एक एक करके उसके मन में आने लगी। सूरज डूबने से रंग में रंगी छत पर गोरा का तमतमाया चेहरा तस्वीर सा उसके मन में सामने आ गया और वह वक्त की बहस में बातें कान में सुनकर भी भुला दी गई। वे सब गोरा की भारी गंभीर स्वर में उसके मन में गूंजने लगी। आप जिसे अशिक्षित कहते हैं, मैं उन्हीं के गुट का हूँ। आप जिसे कुसंस्कार कहते हैं, वही मेरा संस्कार है। आप जब तक देश को प्रेम नहीं करते और देश के लोगों के साथ मिलकर खड़े नहीं होते, तब तक आपके मुंह से देश की बुराई का एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं हूँ। इस बात के जवाब में पानू ने कहा था, ऐसा करने से देश का सुधार कैसे होगा? गरजकर गोरा ने कहा था, सुधार तो बहुत बाद की बात है। सुधार से कहीं बड़ी बात है प्रेम की, श्रद्धा की। पहले हम एक हो, फिर सुधार भीतर से ही अपने आप हो जाएगा। अलग होकर आप लोग देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। आप लोग जो कहते हैं कि देश में कुसंस्कार है, इसलिए आप संस्कारी लोग उससे अलग रहेंगे, किंतु मैं यह कहता हूँ कि किसी से श्रेष्ठ होकर किसी से अलग नहीं होऊंगा। यही मेरी बड़ी आकांक्षा है। फिर एक हो जाने पर कौन सा संस्कार रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, यह हमारे देश जाने और जो देश के विधाता है वे जाने। पानू बाबू ने कहा था, ऐसे अनेक रीति रिवाज और संस्कार हैं जो देश को एक नहीं होने देते। तब गोरा ने कहा था, आप अगर यही समझते हैं कि पहले उन सब रीति रिवाजों और संस्कारों को उखाड़ फेंके और उसके बाद देश एक होगा, यह तो समुद्र पार करने की चेष्टा करने से पहले समुद्र को सुखा देने जैसा होगा। अहंकार और अवज्ञा छोड़कर नम्र होकर प्रेम से पहले स्वयं को सच्चे दिल से सबके साथ मिलाइए। उस प्रेम के आगे हजारों त्रुटियां और कमजोरियां सहज ही नष्ट हो जाएगी। सभी देशों के अपने अपने समाजों में दोष और अपूर्णता है, किंतु देश के लोग जब तक जाति प्रेम के बंधन से
एकता में बंधे रहते हैं तब तक उसका विष खत्म कर आगे बढ़ सकते हैं। सड़ांध का कारण हवा में ही होता है, किंतु जीते रहे तो उससे बच सकते हैं, मर जाए तो सड़ने लगते हैं। मैं आपसे कहता हूँ, ऐसा सुधार करने आएंगे तो हम नहीं सह सकेंगे, फिर चाहे आप लोग हो चाहे मिशनरी हो। पानू बाबू बोले थे, क्यों नहीं सह सकेंगे? गोरा ने कहा था, नहीं सह सकेंगे उसका कारण है, माँ बाप की ओर से सुधार सहा जाता है, लेकिन पहरेदार की ओर से सुधार से कहीं अधिक अपमान होता है। इसलिए वैसा सुधार मानने में मनुष्यत्व खत्म होती है। पहले अपने बनिए, फिर सुधारक बनिएगा, नहीं तो आपकी शुभ बातों से भी हमारा अनिष्ट ही होगा। यूँ एक एक करके सारी बातचीत सुचरिता के मन में तैर गई और एक अनिर्देश्य व्यथा की कसक टीस गई। सुचरिता थक कर फिर बिस्तर पर आ लेटी और हथेली में आंखें ढककर सोचना बंद करके सोने की कोशिश करने लगी, किंतु उसके शरीर और कानों में एक झंझनाहट हो रही थी और इसी बातचीत के टुकड़े बार बार उसके मन में गूंज उठते हैं।